नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के सैंपल पेपर को हल करने वाले हैं। ठीक है, जो क्लास 9th का है। तो इस सैंपल पेपर के पार्ट फर्स्ट वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक उसमें अपलोड किया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो इस सैंपल पेपर के पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि ये पहले पार्ट में हमने क्या है, इस पार्ट को हमने पार्ट 1 के वीडियो में हमने क्या खंड का को अपलोड कर दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने क्या पार्ट 1 के वीडियो में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दी गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सकें। देखिए, होता क्या, जब आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम सैम्पल पेपर को देख कर जाएं कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं सैम्पल पेपर से रिपीट होने वाले हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं शुरू अपने क्वेश्चन को। तो पार्ट फर्स्ट मैंने 20 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यानी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक, ठीक है, और फिर पार्ट यानी खंड ग में करेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। अरे बच्चों, यहाँ पर हम करने वाले हैं खंड ख को। ठीक है, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं जो लगभग 2 अंक में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर के हैं। क्वेश्चन 21 में आपसे पूछा गया था कि वनों का हमारे जीवन में कोई 2 महत्व बताइए। ठीक है, तो वनों का हमारे जीवन में बहुत सारे महत्व हैं, कोई भी 2 महत्व आपको लिख कर आना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्या हो सकता है कि वनों से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। अब वन हमें क्या आश्रय एवं छाया प्रदान करते हैं। अब वनों से हमें ऑक्सीजन एवं फल प्राप्त होते हैं। वन क्या करते हैं, बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम को यानी कि रोकथाम करते हैं। ठीक है, इनमें से कोई 2 महत्व आपको लिख कराना। ठीक है, अब उसमें हम करने वाले हैं नेक्स्ट में अथवा वाले क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके अथवा वाले क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 1878 के वन कानून के कोई 2 महत्व लिखिए, यानी कि 1878 में वन कानून बनाया गया था, तो उसका क्या महत्व था। ठीक है, तो 1878 के वन कानून ने वनों को क्या है 3 श्रेणियों में बांट दिया था, जिसमें से पहला था आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन जिसे सुरक्षित वन भी कहते हैं, तीसरा ग्रामीण वन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे जो अच्छे वन होते थे उनको क्या हम कहते थे, आरक्षित वन कहते थे। ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था, और गांव वाले अपने प्रयोग के लिए इन वन से कुछ भी नहीं ले सकते थे। ठीक है, दूसरा क्या है कि वह घर बनाने एवं ईंधन के लिए केवल सुरक्षित एवं ग्रामीण वन का ही उपयोग कर सकते हैं, वो भी जब अनुमति उनको मिली, यानी अनुमति के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बच्चों है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी क्या है आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। ठीक है, और निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर किया जाता है, वो भी हर 5 साल पर। ठीक है, और कौन करती है, संस्था का नाम क्या है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। ठीक है, देखो 1 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल जाएंगे कि निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है और कितने वर्ष बाद की जाती है। तो ये दोनों चीज़ जरूर याद रखें कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा निर्धनता का आकलन किया जाता है, द्वारा प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 23 यहाँ पर है आदर्श आचार संहिता से आप क्या सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इसमें एक है चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों यानी कि पार्टियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को क्या है आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता तब तक प्रभावी रहता है जब तक चुनाव कंप्लीट न हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित कीजिए। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर होती है जिस पर सरकार क्या करती है, किसानों से फसल खरीदती है, यानी वह रेट होता है जिन रेट पर सरकार क्या है किसानों से फसल खरीदती है। और
यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होता है। यानी किसान का जो उत्पादन करने में जो लागत लगती है उससे 1.5 गुना अधिक होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम करने वाले हैं खंड ग के सारे क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन 25 यहाँ पर है कि औपनिवेशिक सरकारें यानी कि जब अंग्रेज थे उस टाइम की बात हो रही है कि चरवाहा भूमि को कृषि भूमि में क्यों परिवर्तित करना चाहते थे या चाहती थी। ठीक है, आंसर देखते हैं कि अंग्रेज अफसर वन भूमि और प्रति भूमि को क्या बेकार एवं अनुत्पादक मानते थे। ठीक है, क्योंकि इनमें ना तो कोई लगान मिलता और ना ही उपज। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते थे कि खाली ज़मीनों को चरवाहों के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिससे अंग्रेजों को क्या कुछ भी कोई टैक्स नहीं मिलता था। ठीक है, अगला है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इन अनुत्पादक भूमि को उत्पादक भूमि में बदलने के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि अधिनियम लागू किया गया। अब देखिए, जो बहुत सारी ऐसी ज़मीन थी जिससे उत्पादन नहीं होता था, तो उसको उत्पादन भूमि में बदलने के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम था प्रति भूमि अधिनियम। ठीक है, अब इन कानूनों के जरिए क्या है, सरकार गैर खेतिहर ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर, यानी कि जिन ज़मीनों पर खेती नहीं की जाती थी उन ज़मीनों को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को दे दिया जो खेती करने वाले थे। इन लोगों को कई तरह की छूट भी दी गई और इस ज़मीन को खेती लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के जो अथवा वाले क्वेश्चन है उसके आंसर। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन 25 के अथवा वाले क्वेश्चन थे कि वन कानूनों ने घुमंतू चरवाहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। यानी कि जो नियम बना दिए गए हैं तो इन नियमों से जो चरवाहे घूम घूम कर अपने जीवन यापन करते थे उनका जीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ। तो चलिए देखते हैं। वन कानूनों से घुमंतू चरवाहों का जीवन निम्न प्रकार प्रभावित हुआ। सरकार ने ऐसे कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां वाणिज्यिक रूप से बहुमूल्य लकड़ियां मिलती थीं, यानी कि जहां की जंगलों की लकड़ियां काफ़ी कीमती थीं उनको आरक्षित वन घोषित कर दिया गया और इन जंगलों में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था और इन वनों में क्या चरवाहों की घुसनी पर भी पाबंदी लगा दी गई। दूसरे जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए थे लेकिन उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। ठीक है, चरवाहों को जंगल में प्रवेश के लिए परमिट यानी कि परमिशन लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की सारी क्या तारीख तय होती थी पहले से। ठीक है, वह जंगल में बहुत कम समय ही बिता सकते थे। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कब जंगल में रहेंगे। यदि वे ज़्यादा देर तक जंगल में अगर रहते थे तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 या 26 यहाँ पर है कि प्रवास के कारणों की व्याख्या कीजिए। प्रवास का मतलब क्या होता है, जब कोई भी जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। ठीक है, या कोई जनसंख्या दूसरी जगह से उस जगह में आती है, ये क्या होता है, प्रवास होता है। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ये प्रवास होता है। तो इसके कुछ कारण हैं यहाँ पर, जैसे कि भारत में लोग क्या है ग्रामीण से यानी कि बहुत सारे लोग गाँव से शहर की तरफ आते हैं। किस लिए भाई, गरीबी है, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, कुछ शिक्षा के लिए, आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में इत्यादि कारणों के लोग क्या प्रवास करते हैं। ठीक है, यानी इन सारे सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लोग क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी क्या है प्राकृतिक आपदाएं भी क्या है, युद्ध, स्थानीय संगति। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी क्या प्रवास के कारण है। यानी कि बहुत सारे क्या है बाढ़ के कारण, सूखा के कारण, चक्रवाती तूफान के कारण, भूकंप के कारण, सुनामी के कारण, इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग क्या है प्रवास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि समानता के अधिकार का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो समानता के अधिकार में क्या क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो सब पर समान रूप से कानून लागू होता है। ठीक है, सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या भेदभाव नहीं कर सकती है। दुकान, होटल, सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थलों में भी किसी के प्रवेश को रोकने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार में किसी भी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या समानता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 28 है, खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है। अब देखिए, खाने पीने की वस्तु को सुरक्षित करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो खाद्य सुरक्षा के ज़रूरत के लिए कई उद्देश्य होते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को खाली पेट न रहना पड़े, ठीक है। दूसरा है कि प्राकृतिक आपदा के समय में क्या है, इतना भी भोजन बचा रहे जिससे क्या है, आपदा के समय लोगों की सबकी क्या है, मदद की जा सके, यानी कि उसकी आपूर्ति की जा सके। आपने देखा था, ठीक है, कि कोविड-19 के समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित हुए थे, सबके रोजगार चले गए थे। तो उसमें सरकार ने क्या है, भंडार गृहों से क्या है, उन्हें क्या है, राहत पहुंचाई थी, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारी के कारण भी खाद्य में कमी आ सकती है, जिसके लिए उदाहरण के लिए कोविड-19 के महामारी का एक विपरीत प्रभाव पड़ा था कि लोगों के आवागमन पर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जिससे क्या आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई थी। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होता है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। 29 क्वेश्चन है कि आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है, कारण बताइए। यानी कि भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया है, इसका कारण क्या है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग, विधायिका और कार्यपालिका, ये सारे क्या है, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं, ठीक है, ताकि जो न्यायपालिका है वो अपना कार्य सही प्रकार से सही ढंग से कर सके और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके, ठीक है। और भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे क्या है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब देखा हमने कि हमने खंड ख खंड ग को हमने इस पार्ट में कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 29 तक। और अगली वीडियो में हम क्या है, खंड घ से सारे लास्ट तक क्वेश्चन को करेंगे। जो वो वीडियो आएगी हमारी वो पार्ट 3 में आएगी, यानी कि पार्ट 3 में सारी वीडियो को आप कंप्लीट कर दीजिएगा, लास्ट वीडियो। तो इसे ज़रूर देखें, ठीक है। इसी पार्ट 3 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप पूरी वीडियो को देख सकें। तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।